रात के 12 बजे घर आना रुद्र के लिए आम बात थी। उसकी लाइफ में काम से जरूरी कुछ नहीं था, ना वक्त पर आने की खबर, ना जाने की और ना खाने की। आज तक रुद्र का इंतजार करने, उसे रोकने या हक जताने के लिए कोई नहीं था। रुद्र एक मेल को चेक करते हुए हॉल से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। तभी चलते चलते उसकी नज़र सीढ़ियों के साइड में एक बड़े से सिंगल सोफे पर सोए हुए आन्या पर जाती है। आन्या रुद्र का इंतजार करते करते वहीं सो गई। रुद्र अपने हाथ में पहने घड़ी में समय देखता है, फिर अपने कदम आन्या की तरफ बढ़ा देता है। आन्या साइड के बड़ा सा लैंप था जिसमें से पीली रोशनी आन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चांद सा चेहरा उस रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। रुद्र उसके करीब आकर एक पल के लिए उसमें खो सा जाता है। आन्या अपने हाथ सिर पर रख सो रही थी, बल्कि एक लट बार बार आन्या के गाल को लहराते हुए छू कर उसके गुलाबी होंठ को छू रही थी। रुद्र की नजर भी उस पर ही फिसल रही थी। वह बहकने ही वाला था, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल करके आन्या की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। फिर एक गहरी सांस लेकर जैसे ही जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसकी नजर एक बार फिर सोई हुई आन्या के मासूम चेहरे पर चली जाती है। रुद्र वापस से आन्या के पास आता है और उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके लिए आन्या का वजन रुई जैसा था। जिस कंधे पर रुद्र के चोट लगी थी, जो अब तक भरी नहीं थी, लेकिन उसको इस बात का इल्म ही नहीं था। उसका वह दर्द आन्या के करीब होने की फीलिंग से काफी छोटा था। रुद्र आन्या को बिना देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। आन्या इन सब बातों से बेखबर रुद्र की बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र सीढ़ियां चढ़ रहा था कि आन्या अपना सिर नींद में ही रुद्र के सीने में छुपाने लगी। उसकी नाक, होंठ जैसे ही रुद्र के सीने को छूते हैं, उसकी पकड़ आन्या पर और मजबूत हो जाती है। आन्या के ऐसे छूने पर उसे एक अलग सी फीलिंग होने लगी थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर जल्दी से कमरे में आता है और आन्या को बेड पर आराम से लेटा देता है। वह जैसे उठता है कि आन्या उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। यह देखकर रुद्र रुक जाता है। उसकी नजर आन्या के चेहरे पर जाती है। वह उसके बगल में बैठकर आन्या के मासूम चेहरे को देखने लगता। रुद्र के हाथ खुद ब खुद आन्या के सिर को पकड़ लेते हैं और वह अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगता है। रुद्र आन्या को देख मन में कहता है, ऐसा क्या होता जा रहा है मुझे? तुम्हें कितना भी देखूं मेरा मन क्यों नहीं भरता? जब यह रिश्ता है ही नहीं तो क्या है जो खींच रही है मुझे तुम्हारे पास में? ना चाहते हुए भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यह बोलकर रुद्र अपनी आंखें बंद करता है। उसे अपनी वह पुरानी कड़वी यादें याद आती हैं जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता था। यह सब याद करके रुद्र का मन कड़वा हो जाता है। वह खुद से कहता है, सब एक से हैं, वक्त पर साथ छोड़ देते हैं, तुम भी होगी उनमें से। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने दिल दिमाग से यह सारी फिजूल की बातें निकाल दूं। मैं जितना दूर रहूंगा तुमसे, उतना ही तुमसे फर्क कम पड़ेगा। इतना बोलकर वह अपना हाथ खींचने लगता है, पर आन्या उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और अपने सीने में छुपा लेती है। रुद्र यह देखकर आन्या पर थोड़ा चिढ़ जाता है। वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी उसको एहसास होता है कि उसका हाथ आन्या की बॉडी से टच हो रहा है। वह हड़बड़ाते हुए झटके से अपना हाथ खींच लेता है, जिससे आन्या नींद में कुनमुनाते हुए वापस पलटकर सो जाती है। पर वहीं बैठे रुद्र का बुरा हाल था। वह शर्मिंदगी जैसी कई फीलिंग से गुजर रहा था। सुबह का वक्त आन्या पूरे बेड में फैलकर सो रही थी। उसे तो काफी वक्त के बाद रुद्र के बेड पर आराम से सोने का मौका मिला था। आन्या पूरे बेड पर अपनी बाहें फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और एक नज़र सीलिंग को देखकर उठती है। तभी आन्या को एहसास होता है कि वह बेड पर है, तो वह हड़बड़ाते हुए उठकर एक नज़र पूरे कमरे में देखती है, लेकिन रुद्र उसे कहीं नहीं दिखा। यह देखकर वह चैन की सांस लेते हुए सोचती है कि वह यहाँ बेड पर कैसे आई। वह तो रुद्र का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते वही नीचे सोफे पर ही सो गई थी। यह सब याद करते हुए आन्या के दिमाग में हजार सवाल गूंजते हुए खुद को कहती है, मैं यहाँ बेड पर कैसे आई? मैं तो नीचे रुद्र का वेट कर रही थी, लेकिन रुद्र कहाँ है? क्या कल रात घर नहीं आए? फिर वह खुद ही जवाब देते हुए कहती है, अगर आता तो वह अकड़ू राय चौहान तुम्हें बेड पर सोने देता। वह तो तुम्हें लात मारकर कमरे से बाहर कर देता। पर मैं यहाँ कैसे? रुद्र तो ला नहीं सकते। तो फिर आन्या
ऐसे ही सवाल खुद से करती है, तभी नज़र घड़ी पर जाती है। वह हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागते हुए कहती है, क्या करती है अन्या तू? इतना कोई सोता है? अब लेट हो गई ना, वहां सब नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी कर। इतना बोलकर वह वॉशरूम का डोर खोलती है, पर अपने सामने रुद्र को बिना कपड़ों के देखकर चिल्लाते हुए पीछे पलटकर जल्दी से कहती है, सॉरी सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता था आप वॉशरूम में हैं। ना मैंने डोर नॉक किया, ना आपने नॉक किया, फिर भी सारी गलती मेरी ही होगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं आगे से आपको ऐसे नहीं देखूंगी। मेरा मतलब वह नहीं, मतलब यह है कि वह नहीं। रुद्र को अपने सामने ऐसे देखकर आन्या काफी डर गई थी। अब वह उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए आन्या हड़बड़ाहट में कुछ भी कह रही थी। उसे खुद नहीं पता वह क्या कह रही थी। वहीं रुद्र आन्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीछे देखता है। उसने अभी अभी अपना शावर खत्म किया था। उसके बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थी। वह इस वक्त सिर्फ एक टॉवेल में था और आन्या की बकवास एक भौं उठाकर सुन रहा था। वह वेट कर रहा था कि आन्या अब रुके तो वह कुछ कहे, लेकिन रुद्र के डर से आन्या कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोले ही जा रही थी, और साड़ी की तो उसने माला ही पहन ली थी। रुद्र रिटर्न होते हुए आगे बढ़ता है और उसकी कमर पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। फिर अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखकर उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो? रुद्र और आन्या रूम में थे। रुद्र अपना एक हाथ आन्या के कमर पर और दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप होने को कहता है। आन्या की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन रुद्र की ठंडी सांसें वह खुद पर साफ महसूस कर रही थी। इससे उसे साफ पता चल रहा था कि रुद्र उसके कितने करीब खड़ा है। कुछ देर बाद आन्या अपनी एक आंख धीरे से खोलकर अपने सामने खड़े रुद्र को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। यह देखकर आन्या अपनी आंखें वापस से बंद कर लेती है, फिर रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र का पूरा ध्यान आन्या के चेहरे पर था, इसलिए उसकी पकड़ आन्या पर ढीली पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर आन्या जल्दी से खुद को उसकी पकड़ से आजाद करके जाने लगती है, लेकिन तेज चलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है। वह नीचे गिरती उससे पहले रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे आन्या सीधे उसके सीने से लग जाती है। आन्या का एक हाथ रुद्र के सीने पर था, वह दूसरा हाथ उसके पेट पर था। वह जब रुद्र को खुद के पास महसूस करती है तो धीरे से अपना सिर उठाकर रुद्र के चेहरे की तरफ देखती है। दोनों की नजरें आपस में टकराती है। आन्या का बैलेंस बिगड़ने की वजह से शायद उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वह अपना एक पैर उठाकर दर्द से कराह रही थी। उससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, चलना तो दूर की बात थी। रुद्र बिना किसी भाव के शांति से सब देख रहा था, लेकिन जब उसकी नजर आन्या के दर्द भरे चेहरे पर पड़ती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वह बिना कुछ कहे जल्दी से उसको अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल आता है। अन्या रुद्र की इस हरकत से हैरान हो जाती है। वह घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे तो उतार दो। अन्या के बार बार कहने पर रुद्र अपनी आंखें नीचे करके उसे देखता है, जिससे आन्या की पलकें झुक जाती है और इसी के साथ वह अब बोलना भी बंद कर देती है। रुद्र बिना कुछ कहे आन्या को आराम से बैठाता है। आन्या ने अपने पैरों को छूकर देखा तो उस जगह पर स्वेलिंग होने लगी। रुद्र उसके पैर को देखता है, फिर अपने कमरे के इंटरकॉम से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, मेडिकल किट एंड आइस पैक मेरे रूम में फौरन लेकर आओ। इतना बोलने के बाद वह फोन रखकर वार्ड रूम की और बढ़ जाता है। नौकर सारा सामान लेकर जल्दी से रुद्र के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। आन्या की परमिशन पर वह अंदर आकर आन्या को सारा सामान देते हुए कहता है, एनीथिंग एल्स मैम? आन्या ना में सिर हिलाते हुए आइस पैक लेकर अपने पैर पर रखने की कोशिश करती है और उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। ज्यादा कोशिश करने पर उसे काफी दर्द होने लगा। वही वह नौकर आन्या को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर कहता है, मैम आप या हमें दे दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उस नौकर के ऐसे बोलने पर आन्या उसकी तरफ देखती है। वह नौकर एक 20 साल का लड़का था,
पिता की अचानक मौत होने की वजह से उसे काफी कम उम्र में काम करना पड़ रहा था। वह लड़का चौहान मेंशन में 1 साल से काम कर रहा था। काम में मेहनती और काफी भरोसेमंद आदमी था। आन्या उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन वह इस चीज में उसकी हेल्प लेने से सकुचा रही थी। आखिर कुछ भी हो, वह कैसे किसी को ऐसे अपने पैर छूने दे सकती थी। इसलिए वह मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं मुन्ना, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोल आन्या फिर से अपने पैरों पर आइस पैक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता और फिर जबरदस्ती अब कोशिश करने पर वह दर्द से कराह उठती है। मुन्ना मैम को ऐसे स्ट्रगल करते देख कहता है, मैम लाइए मैं कर देता हूँ, आपके ऐसे करने से दर्द और बढ़ जाएगा। आन्या से यह सब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा साफ झलक रही थी। वह अपने लाचार नजरों से मुन्ना को देख हार मान लेती है। उसे मुन्ना की हेल्प लेनी पड़ी। घर में कोई फीमेल स्टाफ नहीं था, ना ही कोई फीमेल मेंबर था सिवाय उसके। आन्या बेबस नजरों से मुन्ना को देख हाँ में सिर हिला देती है और आइस पैक उसकी तरफ बढ़ाकर मुन्ना जैसे ही आगे बढ़कर आइस पैक लेने ही वाला होता है, तभी कोई उससे पहले आकर आन्या के हाथ से वह पैक लेकर मुन्ना को घूरने लगता है। वह रुद्र था, जो अभी अभी क्लोसेट से अपने कपड़े पहनकर बाहर आया था। तभी उसने मुन्ना की बात सुनी तो उसके भौं तन गई। पर जब आन्या ने आइस पैक मुन्ना की ओर बढ़ाया तो रुद्र को ना जाने क्यों गुस्सा आने लगा। रुद्र को सामने देख मुन्ना डर के मारे अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र उसको वहां खड़ा देख अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम जा सकते हो और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं करना। इतना बोल वह आइस पैक लेकर आन्या के पास बेड पर आ जाता है। रुद्र की आवाज अब तक मुन्ना के कानों में गूंज रही थी। वह डर से कांपते हुए वहां से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर जल्दी से बाहर की ओर चल देता है। तभी आन्या उसे रोकते हुए कहती है, मुन्ना रुको। आन्या के ऐसे बोलने पर मुन्ना जल्दी से पलटकर अपना सिर झुकाए सहमी आवाज में कहता है, जी मैम। उससे कहती है, मुन्ना चीफ से कह देना दादाजी को आज लाइट फूड देना है, वह अपना नाश्ता कमरे में ही करेंगे तो उन्हें वहां दे देना और खाने से पहले उनकी दवाई देनी है। मैंने सब कुछ अरेंज करके उनके कमरे में रखा है। तुम्हें आज के दिन के हिसाब से मेडिसिन निकालनी है। और हाँ, रेहान को आज प्रोटीन शेक बिल्कुल मत देना। अगर जिद करे तो बोलना मैंने मना किया है। शेक की जगह उसे फ्रेश जूस देना। और हाँ, तविश को कह देना कि वह अपना एग्रीमेंट याद से ले जाए। आज सबमिट करने का आखिरी दिन है और आज डैड वापस आ रहे हैं तो ठीक 10 बजे ड्राइवर को बोल देना कि उन्हें याद से लेने पहुंच जाए। ऐसे ही आन्या मुन्ना को घर के हर इंसान की जरूरत की छोटी से छोटी बात बता रही थी ताकि किसी को दिक्कत ना हो। आन्या सब कुछ बताकर मुन्ना को जाने को कहती है। मुन्ना भी जल्दी से वहां से निकल जाता है क्योंकि रुद्र की आंखें उसे काफी डरा रही थी। रुद्र आन्या को ही देख रहा था। आखिर खुद के दर्द के बारे में ना सोचकर अभी घर के लोगों के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। मुन्ना के जाने के बाद रुद्र आन्या के पैरों के पास बैठकर आइस पैक लेकर जैसे उसके पैर पर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आन्या जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगी। आन्या के इतना बोलते ही रुद्र उसे गुस्से में देखने लगता है, जिससे आन्या सहमी हुई अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। रुद्र के दिमाग में अभी भी आन्या का मुन्ना को आइस पैक पकड़ाना ही चल रहा था। वह खुद से ही कहता है, आखिर यह लड़की एक गैर आदमी को ऐसे छूने की इजाजत कैसे दे सकती है, जबकि वह मुझसे कह सकती थी मैं तो उसका पति हूँ। यह सब सोचते हुए रुद्र आन्या के पैर पर आइस पैक लगाने लगता है। उसने आन्या से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वह उससे काफी खफा था। आज रुद्र ने अनजाने में ही सही खुद को आन्या का पति माना था, जिसका उसे खुद को इल्म नहीं था। उस पल में आन्या को आराम हुआ तो वह वहीं लेटे लेटे सो गई। रुद्र ने उसको ब्लैंकेट से कवर करके अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया और अमन को कॉल करके कहता है, अमन आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। आज की जितनी भी मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो और साथ ही मैंने जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट मुझे मेल कर दो। फिर रिवान को कह देना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर रुद्र जल्दी से फोन काट देता है। फिर कमरे में सोई हुई आन्या को देखकर बाहर चला जाता है। सब नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गए चुके थे।
रुद्र भी शांति से वहां आकर बैठ गया। रेहान उसे देखकर आश्चर्य से कहता है, भाई आप अब तक तैयार नहीं हुए? आपको आज ऑफिस नहीं जाना? रुद्र उससे कुछ नहीं बोलता है तो रेहान मुंह बनाकर कहता है, आप ना हर बात पर मुझे इग्नोर करते हो। आपसे अच्छी तो मेरी भाभी हैं, एटलीस्ट वह मेरी बात तो सुनती हैं। इतना बोल रेहान जोर से चिल्लाने लगा, भाभी भाभी आप कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। आज नाश्ते में क्या है? रेहान की नज़र किचन एरिया की तरफ थी, लेकिन उसने वहां से आन्या की जगह सर्वेंट को आते देखा। पूछता है, भाभी कहाँ है? भाभी रेहान के ऐसा चिल्लाने पर रुद्र इरिटेट होते हुए कहता है, नीचे नहीं आएगी, उसके पैर में मोच आई है। इतना सुनते ही सब हैरान होकर रुद्र को देखने लगे, लेकिन रेहान परेशान होकर कहता है, और आप मुझे अब बता रहे हो? भाई मैं भाभी को देखकर आता हूँ। रेहान के साथ साथ वहां बैठे सभी अपनी जगह से उठ जाते हैं। सबके चेहरे पर आन्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। रेहान जैसे ही जाने वाला होता है कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, वह ठीक है, अब सो रही है, तुम बाद में चले जाना, अभी नाश्ता करो। रुद्र के ऐसे कहने पर रेहान कुछ नहीं कह पाया। उसे रुद्र के लहजे में एक वार्निंग साफ दिख रही थी, इसलिए वह वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गया। सब वापस बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। अभय रुद्र को देखकर पूछता है, वैसे भाभी को चोट लगी कैसे? तू कहाँ था उस वक्त? अभय के ऐसे कहने पर रुद्र के खाना पकड़े हुए हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उसे वापस से अपने और आन्या के बीच के पल याद आने लगते हैं। उसे आन्या की खुशबू, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके होंठ को छूना सब याद आने लगता है। यह सब याद करके रुद्र को स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन वह अपने जज्बातों को काबू करके बिना किसी भाव के कहता है, मुझे नहीं पता। रुद्र का सीधा सपाट जवाब सुनकर किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह लोग जानते थे, जब रुद्र को कोई बात टालनी होती है तो वह ऐसा ही करता है। तभी वहां जियान आता है और रुद्र को एक फाइल देते हुए कहता है, बॉस सारी तैयारी हो चुकी है और यह फाइल अमन ने भेजी है आपके साइन के लिए। जियान की बात सुन रुद्र अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर वह फाइल लेकर पढ़ने लगता है। तभी शौर्य के दिमाग में कुछ आता है और वह अपने शरारती लहजे में कहता है, लगता है किसी ने अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। हाय क्या प्यार है। शौर्य के ऐसे कहने पर रुद्र का हाथ साइन करते हुए रुक जाता है। वह शौर्य को घूरते हुए देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद सब चैन की सांस लेकर शौर्य की बात पर हंसने लगते हैं। तभी अभय मुस्कुराते हुए कहता है, यह रुद्र भी ना कहने को भाभी को कुछ नहीं मानता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। वरना जो इंसान 102 डिग्री बुखार में भी ऑफिस जाना नहीं भूलता था, आज वह भाभी की छोटी सी मौज के कारण घर पर रुका है। कुछ तो गड़बड़ है। अभय की बात सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे। तभी तविश कहता है, शुक्र है रुद्र भाई को इस बात का जल्द ही एहसास हो गया। सब एक साथ उनके लिए मन ही मन दुआ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। अन्या नाश्ता और दवा लेकर वापस सो चुकी थी। रुद्र का फोन बजता है। समारा का कॉल देखकर उसका फोन काट देता है, लेकिन समारा उसे लगातार फोन करती रहती है, जिससे वह इरिटेट होते हुए लैपटॉप साइड में रख देता है। फिर फोन उठाकर खिड़की के पास आ जाता है और अपनी आवाज में कहता है, हेलो। रुद्र के फोन न उठाने पर समारा का पेशेंस जवाब दे चुका था। वह भड़कते हुए कहती है, रुद्र तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे डैड के साथ तुमने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है इसकी वजह से मीडिया से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में डैडी की रिपुटेशन कितनी खराब हो गई है। वह कितनी टेंशन में आ गए हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समारा की बात सुनकर रुद्र बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहता है, प्रोजेक्ट कैंसिल करने का कारण मिस्टर मेहरा की गलती है और यह बात उन्हें अच्छे से पता है, सो डोंट ब्लेम मी। रुद्र के ऐसा कहने पर समारा घबरा जाती है। वह अपना लहजा ठीक करते हुए नरमी से कहती है, रुद्र मेरी बात सुनो, डैड की एक छोटी सी गलती को तो माफ कर ही सकते हो। प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो, उनकी बदनामी होगी। इनफैक्ट फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट मिलने में प्रॉब्लम होगी। प्लीज रुद्र हमारी दोस्ती की खातिर एक मौका दे दो, उन्हें माफ कर दो। समारा की बात सुनकर रुद्र अभी वैसे ही सपाट लहजे में बोलता है,
रुद्र चौहान मौका भी उसी को देता है जो उसके लायक हो, और बिजनेस में ना दोस्ती ना रिश्ता मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। बेहतर होगा कि मुझसे भीख मांगने की जगह अपने डैड की इज्जत कैसे बचानी है वह सोचो। इतना बोलकर वह फोन कट कर देता है। समायरा फोन पर चिल्लाती रहती है, हेलो हेलो रुद्र, मेरी बात तो सुनो। लेकिन फोन कट चुका था। वह गुस्से में अपना फोन जोर से पटक देती है, फिर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचते हुए कहती है, रुद्र यह तुमने ठीक नहीं किया। अब तो तुम मेरा प्यार नहीं जिद बन चुके हो। बहुत सती सावित्री बनकर देख लिया। एक बार तुम मेरे हो गए तो तुम्हारी हर चीज भी मेरी होगी, और साथ ही मेरे डैड की इज्जत वापस आ जाएगी। तब मैं सबको बताऊंगी कि आखिर समायरा रुद्र राय चौहान क्या चीज है। या बोलते हुए समायरा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं रुद्र अपना फोन काटकर अमन को गुड जॉब का मैसेज करके जैसे ही पलटता है, उसकी नजर सीधा बेड पर लेटी आन्या की नजरों से मिलती है। आन्या जग चुकी थी और उसने समायरा और रुद्र की बातें सुन ली थी। रुद्र ने जो भी किया उसने उस दिन आन्या की बेइज्जती करने के कारण ही किया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन रुद्र जल्द ही अपनी नजरें फेर कर वापस से सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर नजर गड़ा देता है। अन्या अभी भी रुद्र को देखकर अपनी सोच में गुम थी। उसे रुद्र का केयर करना, उसका यूं करीब आना, अपनी बाहों में उठाना, उसका यूं देखना, ना जाने क्यों उसको यह सब काफी अच्छा लगने लगा था। शायद उसके डैड और भाई के सिवा किसी ने उसे इतना केयर प्रोटेक्टिव फील करवाया था। आन्या अपनी नजरें फिर एक नजर अपने पाँव को देखती है, फिर धीरे धीरे बैठते हुए उठती है। दर्द तो था ही, लेकिन इतना नहीं कि वह चल ना सके। वह धीरे कदमों से वॉशरूम चली जाती है। वहीं रुद्र अपनी तिरछी नजरों से आन्या को ही देखता रहता है। उसे आन्या के फिक्र तो थी, लेकिन बताना नहीं चाहता था। कुछ देर में आन्या फ्रेश होकर वापस से बेड पर आ गई। तभी कमरे में एक नौकर आन्या का लंच लेकर आता है। आन्या लंच देख हैरान नजरों से उसे देखती है, क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को कुछ कहा नहीं था। नौकर चुपचाप खाना रखकर वहां से चला जाता है। आन्या रुद्र की तरफ देखती है, जो अपने काम में लगा था। आन्या को मन ही मन रुद्र का यह सूट बिहेवियर अच्छा लगा। उसका बिना जताए फिक्र करने की वजह से उसके दिल में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था। वह खाना खाते हुए रुद्र को ही देख रही थी, लेकिन रुद्र ने अब तक उसे नहीं देखा था। आन्या अपना खाना फिनिश करके वापस चली गई। उसकी नजर बार बार रुद्र के चेहरे पर ही फिसल रही थी। उसके चेहरे की गंभीरता उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। आन्या की नजर तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रुद्र को अपने चेहरे पर किसी की नजरों की झलक महसूस हुई, तो वह अपनी नजरें उठाकर आन्या की ओर देखता है। आन्या रुद्र के ऐसे देखने पर अपनी ही हरकतों पर झेप जाती है और भड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। फिर अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है आन्या? यह खड़ूस रुद्र राय चौहान को ऐसे ललसाई नजरों से क्यों देख रही है? क्या सोचेगा तेरे बारे में? रुद्र वापस से अपने कामों में लग गया, पर आन्या वहीं बैठकर बोर हो रही थी। वह मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा इंसान है, लगातार 3 घंटे से सिर्फ काम ही कर रहा है। मैंने तो इसे आज तक किसी से काम के अलावा कोई बातें करते भी नहीं देखा। इस काम की मशीन के साथ कैसे गुजरेंगे तेरे 11 महीने? और ऐसे बोलते हुए आन्या ठंडी आह भरकर रुद्र को देखती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और रेहान तविश इस कमरे में आते हैं। रेहान आन्या के पास जाकर फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाभी आप ठीक हो? आपका ध्यान कहाँ था? आपको चोट लगी कैसे? आन्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेकार में चिंता कर रहे हो? रेहान बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए आन्या के साइड में बैठकर उसे साइड से हक करते हुए कहता है, क्या भाभी आपको चोट लगी? आपने मुझे बताया भी नहीं। भाई ने बताया, मैं आपसे मिलने आना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे आने भी नहीं दिया। यह बोलते हुए वह रुद्र को देख रहा था, जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान उनकी बातों पर जा रहा था। अन्या उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आन्या के प्यार करने पर रेहान भी मान जाता है। तविश और रेहान आन्या से कुछ देर बातें करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब तक रेहान और तविश थे, रुद्र का दिल और दिमाग उधर ही लगे थे।
वह एक पल भी अपना काम नहीं कर पाया। उसे खुद के भाई से जलन सी होने लगी थी। उसकी नज़र आन्या पर जाती है, जिसके होठों पर प्यारी मुस्कान थी, जो रुद्र ने कभी भी खुद के लिए नहीं देखी थी। यह सारी बातें जाने क्यों उसके दिमाग में घूम रही थी। उसको अब आन्या की हर हरकत से फर्क जो पड़ने लगा था, लेकिन बेचारे को जाहिर करना नहीं आता था, इसलिए सब उसके अंदर ही दबकर रह जाता था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आन्या बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रुद्र और आन्या एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच कुछ बातें नहीं होती थी। रुद्र अपनी अकड़ में कुछ नहीं कहता और आन्या को समझ नहीं आता कि वह उससे क्या कहे। दोनों के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। सुबह का वक्त रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी आन्या वॉशरूम से नहाकर निकलती है। इस वक्त वह अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। आज आन्या ने फ्लोरल प्रिंट की येलो कलर की साड़ी के साथ फुल स्लीव पिंक ब्लाउज पहना हुआ था, जिसका पीछे का गला काफी डीप था। आन्या वॉशरूम से निकलती है और सीधा निकल के सामने आ जाती है। वहीं साइड में रुद्र अमन से किसी मैटर पर बात कर रहा था। आन्या अपने गीले बालों को झटकती है, इससे कुछ पानी की बूंदें रुद्र के चेहरे पर गिरती हैं। रुद्र पानी की बूंदें गिरने से पीछे पलट कर देखता है तो उसकी नज़र आन्या की खुली पीठ पर टिक जाती है। उसके गोरे रंग के पीठ पर कुछ पानी की बूंदें उसके गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर फिसल रही थी। रुद्र उसे देख कहीं खो सा जाता है। उधर अमन फोन पर पागलों की तरह रुद्र से कुछ कह रहा था, लेकिन रुद्र उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। अब जब अमन को रियलाइज होता है तो फोन पर थोड़ा तेज आवाज में कहता है, हेलो हेलो सर, जिससे रुद्र का ध्यान अमन पर जाता है। वह अपना सिर झटकते हुए हड़बड़ा कर कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ आन्या। आन्या नाम सुनकर अमन आश्चर्य से कहता है, सर अमन। रुद्र खुद ही की बात पर झेप जाता है और जल्दी से हड़बड़ाहट में कहता है, क्या फर्क पड़ता है, जो काम दिया है उस पर ध्यान दो। इतना बोलकर रुद्र फोन काट देता है। अमन हैरानी से अपने फोन को देखकर कहता है, अब रुद्र सर को क्या हो गया है, अभी तो ठीक थे। इतना बोलकर अमन वापस से अपने काम में लग जाता है। वहीं रुद्र जल्दी से अपना कोट उठाकर बिना आन्या से नजरें मिलाए जाने वाला होता है कि तभी उसे पीछे से आन्या की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, अजी सुनो। आन्या के कहने पर रुद्र के कदम रुक जाते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र को रुका देख आन्या जल्दी से उसके पास आकर अपनी नजर झुकाए हिचकिचाते हुए कहती है, वह मुझे आपसे कुछ चाहिए, मतलब मेरा है कि। इतना बोल वह जैसे ही अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती है तो रुद्र बिना किसी भाव के कहता है, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। रुद्र का ऐसा कहना आन्या को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह उसके नेचर से अब कुछ कुछ वाकिफ हो गई थी, इसलिए वह जल्दी से कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वह कुछ जरूरी चीज लेनी थी। आन्या के इतना कहने पर रुद्र उसे देखता है, अब जल्दी से अपनी जेब से 2 कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो, जो लेना है ले लो, तुम्हारी हैसियत से तो कहीं ज्यादा लिमिट है, लेकिन अगर कम पड़े तो बता देना और मिल जाएंगे। आन्या को रुद्र की बातें काफी बुरी लगी, लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए वो सीधे लफ्जों में कहती है, मुझे इनकी जरूरत नहीं, ये आप अपने पास रखें, मुझे बस 2,000 दे दो, वही काफी है मेरे लिए। आन्या के यह कहने पर रुद्र अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में इतनी भोली हो या मुझे बेवकूफ बना रही हो? तुम्हें पता है इन कार्ड की लिमिट क्या है? इस एक कार्ड से तुम जैसी ना 50 खरीद सकता हूँ। यह बोलते हुए रुद्र आगे बढ़ रहा था तो वही अन्या पीछे खिसकती हुई दीवार से जा लगी थी और रुद्र उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था। और रुद्र की बात सुन अन्या उसकी आंखों में देख बिना किसी हिचकिचाहट के कहती है, तो खरीद लो, पर हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आपके पास जो पैसे हैं जिसकी आपको कदर नहीं, लेकिन मुझे है, अगर जरूरी नहीं होता तो आपसे पैसे कभी नहीं मांगती। इतना बोलकर आन्या अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र को आन्या की बात पर गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में अपने वार्ड रूम में चला जाता है और वहां के लॉकर से नोटों की गड्डियां उठाकर आन्या के हाथ में देते हुए कहता है, यह लो, जरूरत से ज्यादा भीख देना रुद्र राय चौहान की आदत है। इतना बोलकर वह अपने कमरे से बाहर चला जाता है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसने आन्या से ऐसी बातें क्यों की। शायद अपने बढ़ते जज्बातों को खत्म करने के लिए वह घर से निकलकर अपनी कार में बैठकर गहरी सांस लेता है, फिर अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके जहन में अभी आन्या का चेहरा आ रहा था, जिससे रुद्र परेशान सा हो गया।
वह गुस्से में अपना हाथ सीट पर मारते हुए मन में कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। बस कुछ महीने और उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपनी जिंदगी और घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। फिर रिवान को फोन करके कहता है, रिवान काम जल्दी से जल्द हो जाना चाहिए, मुझे उस आदमी की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखना है, समझे। इतना बोलकर रुद्र फोन गुस्से में काट देता है और अपना लैपटॉप निकाल काम करने में बिजी हो जाता है। वहीं आन्या अब तक अपने हाथों में लिए पैसों को घूर रही थी। उसे वह नोट खुद की इज्जत पर एक तमाचे जैसे लग रहे थे, लेकिन वह खुद को मजबूत कर जल्दी से नीचे चली जाती है और घर के सारे काम निपटा कर रेडी हो जाती है। फिर दिग्विजय जी से परमिशन लेने उनके पास जाती है। दिग्विजय जी ने आन्या को कार और ड्राइवर को साथ ले जाने को कहते हैं, इसलिए वह मना नहीं कर पाती। कार में बैठकर आन्या ड्राइवर को एक लोकल मार्केट में जाने को कहती है। ड्राइवर उसकी बात सुनकर एक बार कंफर्म करते हुए कहता है, मैम आर यू ओके, हमें लोकल मार्केट ही जाना है। आन्या हाँ में सिर हिला देती है। ड्राइवर काफी आश्चर्य हो चुका था, इतने बड़े खानदान की बहू रुद्रराज चौहान जैसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी एक लोकल मार्केट जाना चाहती है। ऐसी अमीर औरतें तो हाई क्लास मॉल और डिजाइनर शोरूम ही जाया करती हैं। ड्राइवर कार मार्केट से कुछ दूरी पर रोक कर कहता है, मैम इसके आगे कार नहीं जा पाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा। आन्या हाँ में सिर हिलाकर जाने लगती है तो ड्राइवर साथ आने को कहता है, लेकिन आन्या उसे मना करके उसे वहीं रुकने को कहती है और खुद वहां से मार्केट के अंदर चली जाती है। तंग गली होने के कारण मार्केट में काफी भीड़ थी। आन्या को वहां आकर कुछ अपने पुराने पल याद आने लगते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। वह जल्दी से अपना जरूरत का सामान खरीद कर जैसे ही बाहर आती है कि तभी अचानक साइड से आती ऑटो से टकराने वाली होती है, पर तभी कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी रहती है, पर सामने वाला शख्स आन्या को देख मुस्कुरा रहा होता है। आन्या अपनी आंखें धीरे से खोलकर अपने सामने मुस्कुराते हुए उस शख्स को देखती है तो हैरान होकर कहती है, आप कौन है वह शख्स जिसे देखकर आन्या चौंक गई। जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।